बार बार बोलना, और ये भी बोलना अच्छा नहीं लगता कि जाके क्लास से बाहर बैठो, आपका क्लास बंद कर रहे हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। इसीलिए लास्ट टाइम में अब हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, हमको इसी महीने हमको क्लास ख़त्म करना है, रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि आप लोगों को भी आराम हो जाए, हमको भी थोड़ा आराम हो जाएगा। मेरा तो रमज़ान में ज़्यादा आदमी का स्टेमिना होता नहीं ना, सेकेंड हाफ में बोलते बोलते जो है अतड़ी पचौनी सब। हाँ, और गर्मी भी वैसी है, पता चला लीवर उवर में पेन होने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो बोलने में नहीं प्रॉब्लम होगा। दिन भर आदमी कुछ नहीं लेगा, मतलब थूको नहीं घोटना, ऐसा होता है हम लोग का। थूको नहीं घोटिए, नहीं घोटा गया तो ऐसा नहीं कि रोज़ा ख़राब हो गया, लेकिन जानबूझ करके अगर घोट रहे हो तो इसका मतलब है कि वो ख़राब कर रहे हो, वो गलत है। वो जैसे नहीं भर भर मुँह थूका जाता है, वो नहीं घोटना, फेंकिए उसको। और ऐसे जो आ रहा जा रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अन्न कन्न जल वल जितना कुछ नहीं जाएगा। तो उस हालत में जो आपके शरीर में है एनर्जी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते 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 लास्ट में क्या बचेगा। तो जब ख़त्म होने का टाइम आता है तो जल्दी से हम लोग का फिर अफ्तार हो जाता है, तब बचते हैं। अब उसमें भुकाइएगा ज़्यादा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सारे लड़के जो हैं उसको जमा कर दें, इस हफ्ते में हमको बिल्कुल चाहिए। बोल दिया है जिनका जिनका नहीं, तो बार बार बोलने की हमको ज़रूरत नहीं पड़े, नहीं तो क्लास आप लोगों का ऑटोमेटिक बंद। आप लोग फिर अगले बैच जब दीजिएगा तो उसमें आके कीजिएगा, रोकते नहीं हैं हम, लेकिन आखिरी टाइम में तो फिर हमको बोलना ना पड़ेगा। हीरा जो है वो एक प्रकार का जैसे है, समझ लीजिए। फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन काम में हीरा को करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे फ़ायदा क्या है? रिस्क असेसमेंट जो आप करते हैं काम के एतबार से, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक ही साइट पर कई प्रकार का काम एक ही समय में हो रहा होता है। जैसे कहीं पे लैडर से काम हो रहा है, कहीं पे स्काफोल्डिंग इरेक्शन हो रहा है, कहीं पे गड्ढा खोदा रहा है, कहीं पे माल आ रहा है गाड़ी से, कहीं पे कन्फाइंड स्पेस वर्क हो रहा है, कहीं पे वेल्डिंग हो रहा है ना जी। एट ए टाइम इतना सारा अगर काम होगा तो आपको कैसे ख्याल रहेगा कि कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है और कौन कौन लोग कर रहे हैं, और प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सेफ्टी आपका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोसीजर क्या है? सेफ्टी ना है जी। जो प्रोसीजर के मुताबिक काम करना सेफ्टी है। अगर प्रोसीजर से हट के काम किया उल्लंघन हो गया सेफ्टी का। जो नियम आपको बताया उससे हट के वो सेफ्टी ब्रेक है। तो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक काम आपके नज़र में होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? रिटेन में। वही हीरा के अंदर हम लोग करते हैं। बस समझ रहे हैं कि हर एक काम को पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना भी काम आज आपका हो रहा है या होने वाला है, दे शुड बी सेलेक्टेड फर्स्ट, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू द जॉब आपको सबका एनालिसिस करना रिस्क का। बस समझ रहे हैं? और उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जैसे जैसे काम हो रहा है उसके हिसाब से। और जो आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, उसके मुताबिक कंप्लायंस ऑडिट भी हमको करना है। तो जब हम बना करके उसको दे दिया और उसके मुताबिक कर रहा है तो नेचुरली वो सही है। तो आप जब कंप्लायंस ऑडिट कीजिएगा तो आप तो सही पाइएगा। यही हीरा है। तो एक तरह के जॉब सेफ्टी एनालिसिस है कि नहीं है? तो लिखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट is in depth examination, is in depth examination, यानी गहराई से जांचना,
of activities to be performed by dividing them in steps and sub-steps. In steps and sub-steps. जैसे जॉब में जॉब सेफ्टी एनालिसिस में करते हैं वैसे ही ना है. फुल स्टॉप. हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ each steps and sub steps are identified and preventive measures are suggested to control these hazards. To control these hazards. Like a job safety analysis. Select the job, divide them into steps and sub-steps, and find out hazards of each steps and suggested control measures of each steps. यही ना है जी. यानी एक काम को डिवाइड कीजिए सब स्टेप्स में और हर स्टेप्स और सब स्टेप्स का जो हजार्ड है उसको लिखिए और उसके मुताबिक जो कंट्रोल मेजर्स है उसको लिखिए. क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है लिखिए. ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस procedure is to provide guidelines for HERA of all activities to be performed at site with the view to make persons engaged in a job aware about hazards. Associated with job and to establish preventive measures prior पहले PRIOR to taking up the job. क्लियर? इस अब द जॉब यानी इस गाइड का उद्देश्य ये है हीरा का कि साइट पर जितना भी काम हो रहा है उस काम में जो लोग जुड़े हुए हैं वो काम से संबंधित हजार्ड्स के बारे में और उसके जो प्रिकॉशंस है उसके बारे में
जानकार हो जाए, अवेयर हो जाए, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनको लेना है काम से पहले वो ले लें। यही इसका उद्देश्य है प्रोसीजर का। क्लियर है? जिम्मेदारी किसकी है? हु इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हीरा? तो लिखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। एरिया सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, एरिया सेफ्टी कोऑर्डिनेटर shall ensure that all activities to be performed by in their area, उसके एरिया में, in their area are listed, full stop. HERA यानी hazard identification and risk assessment for all activities has been done and approved by area manager, area full stop. Execution team, EXECUTION, एक्सक्यूशन टीम का मतलब, हाँ, जो काम करने वाली टीम है यानी काम करवाने वाली टीम, उसको कहते हैं एक्सक्यूशन टीम। शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द हीरा during execution of the job, during execution of the job. रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी वाले की। एरिया सेफ्टी कोऑर्डिनेटर या सेफ्टी ऑफिसर, बात समझ रहे हैं? दोनों आ सकते हैं इसमें। सेफ्टी ऑफिसर को एक सहायक मिलता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। तो एरिया सेफ्टी ऑफिसर हो या कोऑर्डिनेटर हो, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको इस बात को इंश्योर करना है, निश्चित करना है, योग्य बनाना है कि जितना भी उसके एरिया में काम हो रहा है दे शुड बी लिस्टेड, लिखित रूप में उसके पास आना चाहिए पहली बार। बस समझ में आया? जैसे मान लीजिए कहीं वेल्डिंग होगा, कहीं पे स्काफोल्डिंग का इरेक्शन हो रहा है, कहीं पे स्काफोल्डिंग का डिसमेंटलिंग हो रहा है, हटाया जा रहा है, कहीं खड़ा किया जा रहा है ना जी। लिस्टेड होना चाहिए कि आज क्या क्या काम हो रहा है या होगा, पहला बात। दूसरी बात इसमें है कि जितना भी रिस्क असेसमेंट, जितना भी काम है, हर एक काम का रिस्क असेसमेंट होना चाहिए जो कि उसके पास उसका रिस्क असेसमेंट शीट पहुंचे। बात समझ में आया? जो एक्टिविटी वो लिस्टेड किया है, हर एक एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट हुआ है कि नहीं। बात समझ में आया? तो उसका कॉपी भी आएगा जिसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट शीट। और तीसरी बात कि एक्सक्यूशन टीम यानी काम करवाने वाली टीम,
वो जिम्मेदार है रिस्क असेसमेंट के करने के लिए। मेरा काम है उसको फुलफिल करवाना, यानी सेफ्टी वाला, मेरा मतलब सेफ्टी वाले का काम है कि वो फुलफिल हो। तो तीसरी बात इसमें ये बता रहे हैं कि एक्सक्यूशन टीम रिस्पॉन्सिबल है हीरा करने के लिए ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ द जॉब। यानी दो चीज़ें हैं, पहला कि रिस्क असेसमेंट कौन करेगा, और दूसरा कि रिस्क असेसमेंट जो किया हुआ है उसके मुताबिक काम करवाएगा, वो है एक्सक्यूशन टीम। उसके दो काम हैं। इन दोनों चीज़ों को, ये जितनी भी चीज़ें अभी ऊपर आप हमको बताया, हमने आपको दो बताया, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी सेफ्टी वाले की होगी। फुलफिल, जिम्मेदारी कराना फुलफिल सेफ्टी वाले का है। एक्सक्यूशन टीम कौन है, इससे सेफ्टी वाले को मतलब नहीं है। एक्सक्यूशन टीम बढ़िया हो, इसके लिए जिम्मेदार होता है एरिया मैनेजर। अगर किसी प्रकार का गलती हुआ है रिस्क असेसमेंट में और उसको सेफ्टी वाला अप्रूव्ड नहीं करता है तो काम रुक जाएगा, तो वो होगा एरिया मैनेजर। दूसरी बात, अगर उसके बावजूद काम हो रहा है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रिस्क असेसमेंट के उल्लंघन के वजह कर, यानी रिस्क असेसमेंट में कमी की वजह कर उल्लंघन हुआ, तो उसका भी जिम्मेदार होता है एरिया मैनेजर। बात समझ में आप प्रैक्टिकल बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं थ्योरेटिकल है। तो एरिया मैनेजर इसीलिए जिम्मेदार होता है क्योंकि रिस्क असेसमेंट अप्रूव्ड करता है एरिया मैनेजर। तो जब एरिया मैनेजर को अप्रूव्ड करना है तो एक्सक्यूशन टीम का सिलेक्शन वही करेगा, है ना जी। तो जिसको भी वो सिलेक्ट करता है वो बढ़िया होगा, तो अच्छे से कर करके दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब अच्छा आएगा तभी ना वो पास होगा। तो एक्सक्यूशन टीम रिस्क असेसमेंट यानी हजार्ड एनालिसिस यानी हीरा कर करके देगी, तो उसको देखेगा कौन? एरिया मैनेजर। और एरिया मैनेजर रिस्पॉन्सिबल इसीलिए हो गया। सेफ्टी को और कोऑर्डिनेटर और सेफ्टी ऑफिसर कोऑर्डिनेट करेगा ये पूरे कामों में। बात समझ रहे हैं? यानी मॉनिटरिंग करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया या नहीं आया? तो इसका तरीका क्या है फिर काम करने का? तो लिखिए मेथोडोलॉजी। नंबर 1, सबसे पहले, इन ऑर्डर टू effectively utilize the resources. Effectively utilize the resources. Utilize the resources. Provided for accident prevention. Provided for accident prevention. In fast track construction work. In fast track construction work, comma, the HERA shall be done in advance by the execution team or construction team.
क्लियर है? यानी कहता है कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइज बेहतर ढंग से करना चाहिए, जो प्रभावित हो सके। मैं समझ रहे हैं? ताकि जो काम की जगह है या जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सही प्रिकॉशन लिया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि काम से पहले हीरा को करना ज़रूरी है, एक्सक्यूशन टीम के द्वारा या कंस्ट्रक्शन टीम, उसी को बोलते हैं, इसीलिए लिखा दिया कंस्ट्रक्शन टीम भी। कहीं मिलेगा कंस्ट्रक्शन टीम बोलेंगे उसको, वो एक्सक्यूशन टीम है। ठीक है? दूसरे पॉइंट में आइए। एरिया मैनेजर shall appoint a team inclusive of lead engineer or experts of various field for preparation of risk assessment. Full stop. Area safety coordinator shall coordinate all activities. क्लियर है? तो इसीलिए चूंकि जिम्मेदार एरिया मैनेजर तो वो अपॉइंट करता है, तो उसमें लीड इंजीनियर या एक्सपर्ट्स, जैसे वेल्डिंग का एक्सपर्ट्स, स्काफोल्डिंग का एक्सपर्ट्स, जिस भी काम हो रहा है उसका एक्सपर्ट को उसमें शामिल करता है, और एरिया सेफ्टी कोऑर्डिनेटर उसको कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग करता है। ठीक है? अब आइए तीसरे पॉइंट में। लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज in their area such as welding, scaffolding erection, welding, scaffolding erection, देखिए, and dismantling माने फिर हटाना, डिसमेंटलिंग माने डेमोलिश करना, ख़त्म करना, है ना? डिसमेंटलिंग, DISMANTLING, डिसमेंटलिंग ETC, एज इन फिगर 1। तो उसका कैसे बनाएगा शीट, उसको हम बताना चाह रहे हैं फिगर 1 में। तो लिखिए, सबसे पहले उस पर हेडिंग दे दीजिएगा ऊपर, लिस्ट ऑफ ऑल मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। लिस्ट ऑफ ऑल मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज
शीट जो बनेगा ना, उस शीट पर ऊपर में सबसे पहले ये लिखा रहेगा। क्लियर है? अब नीचे में आप क्या कीजिएगा, 2 कॉलम बना लीजिए, एक सीरियल नंबर का और एक कॉलम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का। नहीं समझ में आ रहा का? कुछ है ये नहीं है तो आना ही चाहिए। शीट है, यहाँ हम लिखा कंस्ट्रक्शन शीट, जो लिखा ऑल कंस्ट्रक्शन ऊपर लिख लेंगे उसको, है ना, वो हेडिंग हो गया। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं 2, इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर और इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। नंबर 1 एक्टिविटी क्या है कंस्ट्रक्शन में? दूसरा तीसरा ये जो एग्जाम्पल आपको लिखाया, ये एग्जाम्पल है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो सब लिस्ट होगा। ये लिस्ट होगी। अब हमको पता है कि 3 एक्टिविटी है, ये मेरे पास आ जाएगा, सेफ्टी वाले के पास। बात समझ में आया? लेकिन ये ऐसे ही नहीं होएगा खाली ऐसे बंद कर करके। किसने तैयार किया है लिस्ट? तो नीचे लिखा रहेगा प्रिपेयर्ड बाय, यही नहीं लिखाएगा। तो इसने कोई आदमी नहीं, एक टीम ने इसको तैयार किया, और वो टीम है एक्सक्यूशन टीम। अब ऐसे ही नहीं आपके पास आ जाएगा, अप्रूव्ड होना जरूरी है। अप्रूव्ड बाय, हाँ, एरिया मैनेजर। तब एरिया मैनेजर खाली लिख देने से होगा कि इसमें कुछ चाहिए? नेम, साइन, डेट। तो लिखिए नेम, यहां दे देगा, साइन, डेट, ऐसे। ये अप्रूव्ड हो गया, यानी ये काम आज यहां पर होना है। क्लियर है या नहीं है? यस सर। अब क्या होगा? अब होगा हीरा का काम। ये तो लिस्ट आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट। कौन करेगा? कौन करेगा? एक्सक्यूशन टीम। सब बता चुके क्लियर कर करके, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ आ रहा? ये सेफ्टी वाला नहीं करेगा, ये सब एक्सक्यूशन टीम का काम करके हमको देगा, और उसके मुताबिक हम उसको चेक करते रहेंगे कि ऐसे ही काम होता रहे। समझ में आया? तो लिखिए अब नेक्स्ट पॉइंट में, लिस्ट प्रिपेयर हो गया इस तरह से। अब दूसरा काम में आइए। फॉर ईच एक्टिविटी कैरी आउट क्या चीज कैरी आउट करेगा? गुड, रिस्क असेसमेंट। अब तो वही ना बताया रे, ईच एक्टिविटी, अब प्रत्येक एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। समझ में आया? ईच एक्टिविटी कैरी आउट रिस्क असेसमेंट एज इन फिगर 2, एज इन फिगर 2। पहला फिगर में बताया लिस्ट ऑफ ऑल मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब हर एक एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट शीट तैयार होगा, यानी पहले वेल्डिंग, फिर इसका फोल्डिंग, फिर ये अलग अलग
एक ही में घुसेगा नहीं। ये काम अलग हो रहा है, ये काम अलग हो रहा है, ये काम अलग हो रहा है, तब क्या करेंगे? अलग अलग होगा। तो कैसे होगा रिस्क असेसमेंट शीट में? क्या लिखाएगा मैंडेटरी में? सबसे पहले तो एक्टिविटी तो लिखाएगा ही, उसके बाद हाँ, चूंकि जरूरी नहीं कि वेल्डिंग के जगह पर स्काफोल्डिंग है, अलग अलग ना होगा जी, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, तो एरिया लोकेशन दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, इंचार्ज कौन है, दोगे कि नहीं दोगे? बस समझ में आ रहा है ना? तो वैसे जैसे बनता है रिस्क असेसमेंट शीट, जो बता चुके पहले भी, तो लिख लीजिए। इसमें 2 पॉइंट है रिस्क असेसमेंट शीट में। एक हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और दूसरा हाँ उसका प्रिकॉशन देना। तो ए बी में लिख लो, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, फिर फिगर बता देंगे। आइडेंटिफाई द हजार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन ईच एक्टिविटी एंड लिस्ट डाउन, और उसको लिखिए एंड लिस्ट डाउन, LIST लिस्ट। दूसरा इसमें फिर डिसाइड कंट्रोल मेजर्स फॉर ईच हजार्ड्स, डिसाइड कंट्रोल मेजर फॉर ईच हजार्ड्स एंड लिस्ट डाउन, और उसको लिखिए। तब तो ये तो आपको आता ही है बनाने, इसमें हम क्या बताएं आप? अब तो आप हमको बताइएगा। सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है उसमें क्या लिखाएगा? अभी तो हम बोला ना आपका फॉर्मेट, यानी आप फॉर्मेट बना रहे हो तो लिखोगे ना रिस्क असेसमेंट शीट, तब ना समझ में आएगा कि क्या है। तो सबसे पहले यहां लिखाएगा रिस्क असेसमेंट शीट। अब यहां पर बनेगा, आगे आइए, अब यहां क्या लिखाएगा मैंडेटरी में? गुड। तो लिखो एक्टिविटी सच एज, जैसे वेल्डिंग एक्टिविटी एक चुना पहले, जो लिस्ट तुम्हारे पास आया उसमें से, अब इसका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। तो वेल्डिंग आया एक्टिविटी है मेरा, कहाँ हो रहा है? लिखिए एरिया, साइट, लोकेशन, है ना? उसके बाद नेम ऑफ इंचार्ज या सुपरवाइजर, इसके बाद गुड डेट एंड टाइम, है ना? और इसमें एक चीज और देंगे, नेक्स्ट प्रीव्यू डेट, अगला उसको जांचने का डेट भी हम इसमें दे देंगे। लिख सकते हैं नेक्स्ट रिव्यू डेट, हाँ इसी में नेक्स्ट रिव्यू, यानी इसके मुताबिक ही हम इसकी समीक्षा कब करेंगे तो दे देंगे। कल करना, परसों करना, तरसों करना, हर 2 दिन पर होना चाहिए, हर 1 दिन पर होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए, है ना जी? यही डेट पड़ जाएगा। अभी इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं, समीक्षा हो जाएगा फिर। क्लियर है? फिर से उसी दिन साइन खाली आ जाएगा अप्रूवल का, और साइट इंचार्ज साइन आ जाएगा उसमें, कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर? अब क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बन जाएगा, इस जो फॉर्मेट में एक कॉलम बनेगा ऐसा, है ना जी? है यही ना होगा?
अब इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, इसमें लिखेंगे हजार्ड, ये लिखाएगा, या परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है, और इसमें क्या लिखाएगा प्रिकॉशन या कंट्रोल मेजर। है ना। तो एक्टिविटी तो ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ, इसलिए यहाँ एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब लिखेंगे इसमें नंबर 1 वेल्डिंग के वजह से हजार्ड, जैसे फायर हजार्ड है। नंबर 2 फिजिकल हजार्ड है। नंबर 3 हेल्थ हजार्ड है ना जी। फायर में क्या क्या, फायर है, बर्न है ना जी। तो फायर में क्या क्या है उसको डिटेलिंग कर देना है। जैसे आग लगने की संभावना है, इसमें किस चीज से लगेगी, ऑल कंबस्टेबल मटेरियल should be removed from site, यानी स्वीप कर दीजिए, झाड़ू दे दीजिए एट 35 स्क्वायर फीट, यानी 35 फीट तक चारों तरफ कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल्स नहीं रहना चाहिए, फायर से बच जाइएगा। है ना। स्मोक है, हेल्थ हजार्ड में आ जाएगा। स्मोक, फ्यूम्स, वर्ब्स, इन सब से बचने के लिए पीपीई प्रॉपर चाहिए। क्या क्या चाहिए वो उसमें लिखिएगा। शॉक, चूँकि इलेक्ट्रिकल है, इसमें चूँकि इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है जी, तो शॉक का भी डर है, तो चौथा में लिख देंगे शॉक। शॉक से बचने के लिए रेसिस्टेंट मटेरियल, पीपीई, ड्राई बोर्ड, मैट, रबर मैट, है ना। उसका जो केबल है वो सही होना चाहिए, डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, यही ना होगा। वो सब प्रिकॉशन में लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आप जब कर दिया तो इसके मुताबिक आप है कि नहीं काम की जगह पर, इसी को ना देखना है। अगर इसको फॉलो करेगा तो एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा। बात समझे या ना समझे? क्लियर है। तो ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद तैयार किसने किया? हाँ, तो लिखिए नीचे, रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट बाय, इसके नीचे लिखाएगा रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट बाय, कम से कम 3 आदमी रहते हैं इसमें। तो 3 आदमी का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका साइन और उसका डेट, तीनों डालेगा उसमें। नेम, डेजिग्नेशन, साइन एंड डेट। ऐसे करके लिख दोगे ना यार। पहला नेम, डेजिग्नेशन, है ना जी। उसके बाद साइन, उसके बाद डेट, हो गया। ये दूसरा नेम, डेजिग्नेशन, साइन, डेट। तीसरा नेम, डेजिग्नेशन, साइन, डेट। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब क्या होगा? ये कंप्लीट हो गया। अप्रूव्ड बाय, तो नीचे लिखो रिस्क असेसमेंट रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय, ऐसे लिखिए। रिस्क असेसमेंट
approved by area manager. उसमें भी लिखाएगा, हाँ, नेम एरिया मैनेजर तो डेजिग्नेशन होइए गया रे, साइन डेट, हो न गया, कोई दिक्कत है? काम तमाम हो गया आप लोग का, ठीक है। नीचे लिखिए अब पॉइंट जैसे चल रहा था उसमें अब आ जाइए। ये तो रिस्क असेसमेंट शीट बना दिया आपका, कोई दिक्कत है भाई? एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? दोनों चीज हो गया। अब पॉइंट में आइए, फिफ्थ पॉइंट अब होगा ना, फोर्थ हो चुका था जिसमें हमने लिखाया था कि एक्टिविटी को कैरी आउट कीजिए, रिस्क असेसमेंट उसका। अब फिफ्थ में आइए, यानी डिटेलिंग जो आप किया उसी का डिटेलिंग अभी लिखा दे रहे हैं ताकि याद रहे हमेशा। लिखिए टू, या टू छोड़िए, द टीम शैल गेट, द टीम शैल गेट approval of the risk assessment sheet from अब देखिए, तुम बताओ जी, खाली जगह कहाँ भरोगे वहां पर? चूंकि बता चुके हैं, क्या भरोगे यहाँ? हैं? सब जान रहा है लेकिन तू नहीं बतावेगा तो कैसे काम चलेगा? है ना, सब जान रहा। एरिया मैनेजर, अरे अब बड़ा बता चुके, लिख चुके। देख यहाँ, रिस्क असेसमेंट रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय, कौन है यहाँ? तोरा अब्बा। साला इसको भी नहीं जानता है, गधा कहीं का। एक एक चीज लिखा हुआ है सामने, बताया हुआ है सामने, उसके बावजूद हाल बुरा है, खाली लिखे लाया है। एंड कीप द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, इसी के लिए रखे रहेंगे और क्या, कि फ्यूचर में काम आवेगा, कुछ हुआ तो फंसेगा। फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आइए। In case of risk assessment of certain specific activity, certain CERTAIN, निश्चित, जिसमें डाउट हो, मतलब नो डाउट के लिए, हाँ, स्पेसिफिक एक्टिविटी, खास काम, हेल्प कैन बी टेकन, हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स, फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट्स और एक्सपर्ट्स और सेफ्टी डिपार्टमेंट्स,
ये भी बता चुके पहले। रिस्क असेसमेंट जब आप करते हो और जिस काम का कर रहे हो उसका एक एक्सपर्ट्स होना ज़रूरी है, तो यही कह रहा है कि इन केस ऑफ रिस्क असेसमेंट अगर ख़ास काम में कोई डाउट ना पैदा हो तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं उससे संबंधित डिपार्टमेंट से या एक्सपर्ट से या सेफ्टी डिपार्टमेंट से, किसी से भी, ताकि रिस्क असेसमेंट में कोई डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। एकदम क्लियर समझ लीजिए इस बात को। इसीलिए कम से कम 3 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी उसमें रहता है रिस्क असेसमेंट में। अलग अलग ना चीज़ है, 3 आदमी 3 एक्सपर्ट्स मिला हुआ है। अगर हमको मान लो हम वेल्डिंग में एक्सपर्ट्स हैं तो ज़रूरी है कि हम हर फील्ड में एक्सपर्ट्स हों, तो दूसरे कामों के लिए एक्सपर्ट्स को ले लेंगे। जैसे हेवी लिफ्ट डिपार्टमेंट, रिगिंग, हेवी लिफ्ट, तो एक्सपर्ट चाहिए। रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ऐसा बताओ, तो बेहतर ना बनेगा वो। क्लियर है? लास्ट पॉइंट लिखिए इसका। रिस्क असेसमेंट इज readily available for checklist, comma, its purpose is to identify all major hazards and check that control measures are applied. क्लियर? रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट का काम करेगा। रीडली अवेलेबल होना चाहिए, यानी आपके पास मौजूद हो या कभी भी हम मांगे तो हाजिर हो जाना चाहिए काम की जगह पर, ताकि हम उसके कंट्रोल और उसके हजार्ड्स को देख सकें, जान सके कि कंट्रोल हजार्ड के मुताबिक है या नहीं और उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। ज़रूर साइट का निरीक्षण कीजिए और साइट पर जा कर देखते रहिए, क्योंकि ये जो चेकलिस्ट है ये रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट है, क्योंकि इसमें हजार्ड और उसका प्रिकॉशन दोनों मिल लिखा हुआ है। उसका प्रिकॉशन पूरी तरह से पर्याप्त रूप से मौजूद और यूज़ हो रहा है कि नहीं। केवल मौजूद रहने से काम नहीं चलेगा, ये भी याद रहे। यूज़ हाँ बड़ी माने रखता है ये, बस समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग रख देते थे खाने के लिए, इस्तेमाल नहीं करते, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, एफिकेसी नहीं हो रहा है, स्पीड में काम नहीं हो रहा है, तो उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इस्तेमाल भी होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ये हो गया आपका हीरा। अलग अलग करके समझा भी दिया, लिखा भी दिया, दिखा भी दिया। आप बातों में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलिए, जाएं। कल आपका कंस्ट्रक्शन का आखिरी चैप्टर है ना, वेल्डिंग। कंस्ट्रक्शन का बोल रहे हैं, फालतू वाला सवाल जब समझ में नहीं करे तो काहे ला कर दे। अभी कहा कंस्ट्रक्शन का आखिरी चैप्टर है, इसके बाद तेरा मैकेनिकल